नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। और इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में हुआ नवमी पूजन। दशहरे के अवसर पर हुआ पूजन। सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद। प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवमी पूजन का बहुत महत्व है और इसके अवसर पर बीजेपी कार्यालय में नवमी पूजन का आयोजन हुआ। दशहरे के अवसर पर यह पूजन हुआ। सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में नवमी पूजन हुआ। दशहरे के अवसर पर यह पूजन हुआ। सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। नवमी पूजन का बहुत महत्व है। बीजेपी कार्यालय में नवमी पूजन हुआ। दशहरे के अवसर पर यह पूजन हुआ। बड़ी खबर, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बीजेपी कार्यालय में नवमी पूजन हुआ। सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में नवमी पूजन हुआ। सीएम धामी, प्रदेशाध्यक्ष सहित कई नेता यहां मौजूद रहे। जैसे कि आज पूरे देश भर में नवमी पूजन की धूम है, उसी कड़ी में बीजेपी कार्यालय में यह अवसर के तौर पर जो है नवमी पूजन हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम धामी के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष सहित कई बड़े नेता इस पूजन कार्यक्रम में यहां पर जो है शामिल रहे। नवमी पूजन का बहुत महत्व है। कार्यालय में ये नवमी पूजन। अगली खबर का रुख करते हैं। चंपावत के श्री घटोत्कच मंदिर में आयोजित घटोत्कच महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए घटोत्कच मंदिर में घटकू महाराज की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम ने कहा कि चंपावत के विकास के लिए जिला मुख्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अंतर्गत जिला मुख्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अंतर्गत आपदा प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण, जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय आपदा राहत केंद्र का निर्माण के साथ कलेक्ट्रेट चंपावत का कमाऊनी शैली में पुनर्निर्माण किए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घटोत्कच स्मारक का भी विमोचन किया। अस्पताल में जहां क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की गई है लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि से, और स्वास्थ्य सेवाओं को और भी अधिक बेहतर बनाया जा रहा है। बनमसा एवं कनकपुर क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में सिडकुल की स्थापना के लिए भी भूमि का चयन कर सिडकुल स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। कनकपुर में आईएसबीटी की तर्ज पर जहां बस अड्डे का निर्माण कार्य जारी है, चंपावत और कनकपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में भी आगे काम हो रहा है। उधर प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। उन्होंने नौ दुर्गा के प्रतीक नौ कन्याओं को भोजन कराया और सभी प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री आवास में पूजा की गई, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम धामी ने कन्या पूजन किया और मुख्यमंत्री आवास में ये पूजा की गई। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। जिस तरीके से आज देश भर में नवमी के पावन पर्व की जो है धूम है, जिस कड़ी में मुख्यमंत्री आवास पर भी ये पूजा की गई। सीएम धामी ने यहां पर
प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए कन्या पूजन किया। सीएम धामी ने कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री आवास पर यह पूजा अर्चना की तस्वीरें आपके सामने हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर रहे। उन्होंने अल्मोड़ा पहुंचकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। पिछले दिनों की घटनाओं से प्रदेश की किरकिरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन घटनाओं की जांच सीबीआई को करनी चाहिए, तभी अंकिता भंडारी, जगदीश कुमार जैसे लोगों को न्याय मिल पाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर यशपाल आर्य ने का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंकिता भंडारी और यशपाल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो है सीबीआई को सुपुर्द कर न्याय दिलाना चाहिए। तो यशपाल आर्य का बड़ा बयान, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कानून व्यवस्था पर भी यहां पर सवाल उठाए। जिस तरह के हालात है प्रदेश के, कानून व्यवस्था पूरी से ध्वस्त हो चुकी है और जो विगत दिनों में जो घटनाएं घटी हैं उसने देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार किया है, मानवता को कलंकित करने का काम किया है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सरकार बेबस नजर आ रही है और पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए क्षेत्र के विकास में सहयोगी बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में हम सबको साथ काम करना होगा। सीएम से मिले विजयी प्रत्याशी, जहां पर सीएम आवास कार्यालय में ये मुलाकात हुई है। साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। सीएम से विजयी प्रत्याशी उनके आवास पर यह मुलाकात हुई। सीएम ने सभी से सहयोग की अपील की है कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं या सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक लाभ पहुंचाने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करने की, एक साथ काम करना होगा। सीएम ने सभी से सहयोग की अपील की।
उधर आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी और विधायक दिनेश मोहनिया ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश मोहनिया ने अंकिता भंडारी प्रकरण के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीआईपी के आने से पहले अंकिता भंडारी पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उस वीआईपी का नाम उजागर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। तो विधायक दिनेश मोहनिया ने यहां सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ कहा है कि जो वीआईपी था जिसके लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था, उसका नाम उजागर करना चाहिए। तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी और विधायक दिनेश मोहनिया ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीआईपी के आने से पहले अंकिता भंडारी पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उस वीआईपी का नाम उजागर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। हम बात करते हैं देश में अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है अंकिता हत्याकांड का। और हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण में ये हत्याकांड हुआ है और सरकार की तरफ से जांच को लेकर जो हीला हवाली दी जा रही है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अभी जो इसमें एक वीआईपी का नाम आ रहा है कि जिसका ये प्रस्ताव था कि अंकिता को मनाया जाए, लेकिन जिस तरीके से अंकिता ने उस प्रस्ताव को पुराया और वीरता के साथ में मना किया और उसका परिणाम है कि उसकी हत्या कर दी जा रहा है कि भाई सरकार। आगे बढ़ते खबर देहरादून से है, जहां अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस सवाल पर उल्टा कांग्रेस को ही आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जब सीबीआई कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ करती है तो कांग्रेस को सीबीआई में कमियां नजर आती हैं, लेकिन आज वही कांग्रेस अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी से कोई मतलब नहीं है। करके आदरणीय मुख्यमंत्री बयान सुना है कि सीबीआई की पर भी इन्होंने प्रश्न खड़े किए। जब सोनिया गांधी से पूछताछ होती सीबीआई खराब हो गई, और जब कहीं और आवश्यकता वहां सीबीआई चाहिए। तो पहले अपना नजरिया स्पष्ट करें। सरकार, मैं कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने नजीर पेश की है और पहली बार किसी अपराधी को सजा के जितने आयाम होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता न करते हुए 12 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के अंदर कर दिए, बॉडी रिकवर हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, प्रत्येक दिन जांच पूछताछ चल रही है और न्यायालय पर विश्वास रखिए कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसा हम सबका पूरा। उधर अल्मोड़ा की पुलिस टीम की सतर्कता से अवैध लीसा तस्कर के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बता दें कि सोमेश्वर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अल्मोड़ा के निर्देशानुसार कैंटर में 300 टिन अवैध लीसे की तस्करी कर रहे एक तस्कर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदीप कुमार राय एसएसपी अल्मोड़ा ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को वन संपदा, खनिज पदार्थों आदि की अवैध तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर कार्रवाई की गई। सीओ विमल प्रसाद की टीम ने लगभग 9 लाख रुपए का 300 टिन अवैध लीसा बरामद किया है। ये सोमेश्वर थाना अंतर्गत चेकिंग के दौरान में की 300 टिन अवैध लीसा बरामद हुआ है और उसकी जो बाजार कीमत है 9 लाख की गई है और एक काफी अच्छी रिकवरी है। और उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ की जा रही है और इसमें जिस टीम ने इस घटना को पकड़ा है उसको मेरी ओर से 2,500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कब तक चलता है? अल्मोड़ा की रामीला बड़ी फेमस मान जाती है। बिट्टू से कहता हूं साहब आने करके। ना बिट्टू
उधर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अल्मोड़ा जिले का दौरा किया। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा कि अब 40% आबादी वाले पिछड़े गरीब क्षेत्रों में भी धन आवंटित कर वहां का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तक उत्तराखंड में ऐसे बहुत से पिछड़े इलाके हैं जहां पर सरकार की योजनाएं संचालित नहीं हो पा रही थी, जिससे वहां का विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब राज्य सरकार ने 40% आबादी वाले गांवों को भी बजट देने की नई योजना बनाई गई है, जिससे प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक फायदा मिलेगा। ऐसा होता है कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में विकास करने के लिए भारतीय संविधान में एक धाराएं निर्धारित की गई हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि उन पिछड़े गरीब क्षेत्रों के लोगों के आर्थिकी विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो न्याय की उपलब्धता है उसके लिए, उनके बहुमुखी विकास के लिए एससीपी का फंड रिलीज किया जाता है। और इसमें देखा गया प्राय है कि जितने भी एस्टिमेट पास किए जाते हैं उन एस्टिमेटों का जो मेन आधार होता है वो जनसंख्या होता है। अभी गवर्नमेंट ने एक नया जीओ पास किया है कि 40% आबादी जिस गांव में होगी वहां भी इन चहुमुखी विकास कार्यों को बजट आवंटन किया जाएगा। उधर संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को देहरादून के गांधी पार्क में धरना जारी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 की भर्ती प्रक्रिया में सिंचाई विभाग के 228 पदों को सम्मिलित करवाने के लिए सरकार को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर है। 6 महीने से हम यही चीज देख रहे हैं कि क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं। अरे ये बात भी नहीं है कि या एक चीज होती है आप यस या नो इस चीज करोगे, भाई हम ये चीज कारण से नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं कि चीजों को घुमाने का काम कर रहे हैं। जैसा फुटबॉल का गेम होता है ना, फुटबॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर में जाती है, ये काम हो रहा है कि कार्मिक सचिव आपके सिंचाई के कभी महाराज जी के पास जा रही है, कभी वो आपकी यहाँ पे चीफ इंजीनियर जी के पास आ रही है, कभी मुख्यमंत्री जी के पास जा रही है। अरे एक जगह स्टे कराओ उससे और साइन मारो और तुरंत। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन कर कांग्रेस और बसपा के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। बता दें कि जिला पंचायत 44 में से 14 सीट जीतकर बीजेपी ने न केवल प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है, इसके साथ ही अब अन्य दलों ने विजयी सदस्यों को अपने पाले में लाकर और निर्दलीय की मदद से पहली बार बोर्ड में भी बीजेपी बनाने का जा रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हरिद्वार चुनाव नतीजे की न्यायिक जांच की मांग की है। देखिए आजकल हर जगह न्यायिक जांच चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हमारे खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जितने जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्य को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई विषय छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस से लोगों को टिकट देती क्यों बिकने वाले हों? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पार्टी साथ दिया। इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो अभी तो फिलहाल उत्तराखंड में ही है, आगे चल के पूरे भारत में ये छड़ी की यात्रा होगी। मेन उद्देश्य हमारा है कि सबको एक करना, जितने सन्यासी है, जितने संत समाज है, सबको हमको एकीकरण करना है, इसीलिए छड़ी यात्रा की जाती है। देखा होगा जब से हमने छड़ी यात्रा शुरू की है तब से पूरा उत्तराखंड में जहां जहां जितने जिले हमारे हैं और जितने मंदिर मठ है वहां पे सभी लोग जा रहे हैं और सभी लोगों का हमें पूरा जो है वो आशीर्वाद मिल रहा है और सभी के साथ जो है हर जगह हर मठ में ये यात्रा जो जाएगी। युवा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी धनबल का उपयोग कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स ईडी की धमकी दे रही है, तो लोगों ने जाना ही है, जरा धंधा करे जा रही है। कौन आदमी गया? हमारा तो कांग्रेस का तो कोई आदमी नहीं गया। जाए अधिकांश मेंबर 4 मेंबर जीत गए, 4 के 4 हमारे साथ है। लेकिन भाजपा निर्दलियों को, दूसरे बसपा के लोगों को तमाम तरह की धमकी देकर अब
उधर पौड़ी के एसएसपी यशवंत सिंह चौहान ने कहा कि अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं जो बिल्कुल तथ्यहीन हैं। जनता को उकसाने के लिए भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं और इन खबरों को सोशल मीडिया में भी वायरल किया जा रहा है। एसएसपी ने कहा कि ऐसी खबरों को चलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जब इतना कुछ साफ सुथरा पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है तो ये अनावश्यक सोशल मीडिया पे, पोर्टलों पे इस तरीके की खबरें चलाई जा रही है, कुछ बिना तथ्यों के, बिना किसी आधार के चलाई जा रही। मेरा उनके लिए स्पष्ट संदेश है कि इस तरीके की खबरें ना चलाएं, जिससे समाज को गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उधर पंतनगर के नगला में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान के अनुसंधान केंद्र में ठेकेदार के संस्थान में काम करने वाले 110 ठेकेकर्मियों से काम के एवज में 6,000 रुपए मांगे जाने पर आक्रोशित ठेकेकर्मियों ने संस्थान में काम बंद कर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की को लेकर प्रदर्शन किया। ठेकेकर्मियों के धरने की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी नेताओं के साथ अनुसंधान केंद्र में पहुंचकर ठेकेकर्मियों से वार्ता कर ठेकेदार के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे ठेकेकर्मियों ने एसडीएम और पूर्व विधायक के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन समाप्त किया। जानकारी मिली थी कि मजदूर इकट्ठा हो गए हैं, इनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कुछ ऐसी गतिविधि हुई है जिसके क्रम में सभी मजदूर इकट्ठा हो गए थे, तो मुझे सूचना मिली तो मैं उपस्थित हुआ हूं। अभी मेरी विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी वार्ता चल रही है कि क्या तय हुआ था, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है तो किसी शर्त और कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही की जाती है। वो मूल शर्तें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके आधार पर तय कर लिया जाएगा कि क्या निर्धारित हुआ था। जैसा कि प्रबंधन ने मुझे बताया, विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ पे इंचार्ज है, उन्होंने अवगत कराया कि इस तरीके का विषय अभी तक नहीं था। यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस समय से सीमैप में हम लोग लैब करने आते थे, कई क्लासेस, कई हमारे कोर्सेज होते थे यहाँ के। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से संचालित संस्था है और इसने सुगंधीय पौधों और औषधीय पौधों के संबंध में एक अच्छी रिसर्च की है। मुझे आज दुख है कि इतने लंबे समय से कभी भी सीमैप की कोई शिकायत नहीं मिली और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मजदूरों को एक नए ठेकेदार आए हैं, उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो इलीगल तरीके से एक फॉर्म दे रहे हैं, जिस फॉर्म पे उन्होंने अपना पता भी नहीं लिखा, अपना नाम नहीं लिखा और कहते हैं कि 6,000 रुपए हमें एडवांस दो। कोई ऐसा हमारे को रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अपने ओर से हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदार को हुआ है, बाकी इसको हमने अवगत करा दिया, हमारे जो भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमने इसको लेटर जारी किया है और उसको बुलाया है। हमने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसको बुला के, और अगर ये अनियमितताएं करता है और जो नियम और शर्तें हैं, जिस शर्त पे ठेका दिया गया, अगर उसमें शर्त है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको तत्काल प्रभाव से यहाँ से इसका ठेका कैंसिल किया जाए। 25 साल मेरे को हो गए यहाँ नौकरी करते हुए, हमसे रिश्वत में आई कि 6,000 रुपये दो, नहीं तो उसको मैं काम से निकाल दिया। हाँ, 2 को बैठा दिया गया है, जिससे उनकी डिमांड नहीं सुनी, इसके चलते उनको 2 को निकाल दिया। रामनगर से है, जहां देर शाम तेलीपुरा क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रहे 2 बाइक सवार एक ट्रक के पीछे से टकरा गए, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घर की ओर जा रहे टांडामुल्लू तेलीपुरा रोड पर, हाईवे से दूसरी रोड जो पीछे वाली, तो तेलीपुरा और चिलिया के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। 2 लड़के थे बाइक से, आगे गाड़ी जा रही थी ट्रक वगैरह, उससे ये भिड़े यहाँ पर। एक एक्सपायर हो गया है, एक सही है। खबर रुड़की से है, जहां कुछ युवकों द्वारा होमगार्ड के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले पर होमगार्ड का कहना है कि ड्यूटी पर जाते समय कुछ युवकों ने उनके और उनकी पत्नी के साथ पहले बदतमीजी की और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद उज्जवल शर्मा नाम के युवक ने होमगार्ड को युवक के खिलाफ कार्रवाई न करने की धमकी भी दी। सर वो ऐसा हुआ, मेरी 1 बजे से ड्यूटी थी रानीपुर मोड़ पर, ट्रैफिक में ड्यूटी चल रही है मेरी हरिद्वार। तो मैं घर से निकला ड्यूटी के लिए, तो जैसे ही बेड़पुर चौक के आसपास में आगे गया तो एक गाड़ी, पहले बाइक आगे खड़ी थी, 2 लड़के थे, तो एक ने मुझे हाथ दिया, तो मैंने रोकी नहीं, पता नहीं क्या होगा। फिर मैं आगे चलता रहा 40-50 की स्पीड पे आराम से नॉर्मल। तो आगे जाके जैसे मैं आगे गया 3-4 बाइक आई और उन पे 2-2 लड़के, तो एक ने मुझे हाथ दिया कि रुक,
मैंने पता नहीं क्या मैटर होगा, तो मैंने बाइक रोक ली, तो उसने एकदम रोक तो सार पहले मेरी बाइक से चाबी निकाल ली, जो ड्यूटी का मैं डंडा लेके जा रहा था मैं वो डंडा भी निकाल लिया और मारपीट शुरू कर दी। 4-5 लड़कों ने डंडे डुंडे मारे, मेरे बहुत चोट आई सर। सालों से बंद पड़ी पवित्र छड़ी यात्रा को हरिद्वार के पंचदशानन जूना अखाड़े के साधु संतों की ओर से फिर से शुरू किया गया। हरिद्वार के तमाम मठ मंदिरों के भ्रमण के बाद छड़ी यात्रा जगत गुरु आश्रम पहुंची, जहां जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी ने पवित्र छड़ी का पूजन किया गया। इस दौरान अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरगिरी समेत बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। उन्होंने ये जो प्रक्रिया कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, उनको इन्होंने दोबारा से उसका परिष्करण किया है और इसलिए ये जो छड़ी पूजन का विधान है, ये छड़ी पूजन का विधान बहुत ही सनातन धर्म और हिंदू धर्म और संस्कृति का विधान है। आप में साधु महात्मा सब जगह विचरण करते हैं, उपदेश करते हैं। हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में जूना अखाड़ा और 10 नाम सन्यासी परंपराओं के नेतृत्व में आज यह छड़ी का पूजन हमारे जगत गुरु आश्रम में पूज्य गुरु जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे प्रिय आदरणीय पूज्य हरिगिरी जी महाराज और इनके नेतृत्व में आज जूना अखाड़ा और हम सबने मिलकर के इस छड़ी का पूजन किया। छड़ी जो है 4 धाम को लेकर के, 4 धाम के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सभी तीर्थों में जाकर छड़ी। उधर शहर में सड़कों की बदहाली के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। यमुना कॉलोनी स्थित कार्यालय पर सड़कों की बदहाल स्थिति पर रोष जताया। धस्माना ने कहा कि ध्वस्त पड़ी सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों की सुध नहीं ली जा रही है। राजधानी की सड़कों का यह हाल है तो प्रदेश के बाकी इलाकों के हालत की कल्पना की जा सकती है। धस्माना ने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों शहर की सड़कों का जायजा लिया था। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के कहने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। धस्माना ने कहा कि विभाग और अधिकारियों का रुख अगर नहीं सुधरा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। देहरादून महानगर में सड़कों का हाल जो बुरा है, रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में दुर्घटना होती है, रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई घायल होता है, लोग मर भी रहे हैं। पूरे देहरादून के चाहे नेशनल हाईवे हो, देहरादून के मुख्य मार्ग हो, हमारा हृदय घंटाघर से लेकर के आप पूरे राजपुर चले जाएं, घंटाघर से लेकर के आप पूरे दर्शन लाल चौक होते हुए गांधी रोड इनामुल्ला बिल्डिंग से होते हुए सहारनपुर चौक से लाल पुल और उसके बाद जीएमएस रोड, उसके बाद सारी आंतरिक सड़कें आप अंदर चले जाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।